अपने दोस्तों, पड़ोसियों और बड़े बुजुर्गों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में पूछिए तो ज्यादातर लोग इसे जुआ सट्टा बताकर इससे दूर रहने की ही राय देंगे। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट के घटते बढ़ते दामों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसमें पैसा बनाना सिर्फ अच्छी किस्मत का खेल है। और वही इसके अगेंस्ट आप जितने भी अमीर लोगों को देखते हो वो सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही इतना पैसा कमाए हैं। डायरेक्टली का मतलब है सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और इनडायरेक्टली का मतलब है अपनी खुद की कंपनी बनाकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना। और दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करके अपनी सारी संपत्ति बनाई है। इनके अलावा इंडिया में राकेश झुनझुनवाला ने भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करके इतने अमीर बने हैं। अब मेरा एक सवाल है कि अगर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना जुआ खेलने का दूसरा पहलू है, फिर अरबपतियों ने स्टॉक मार्केट से सफलता कैसे हासिल की? आप ट्रेडिशनल गैम्बलिंग से एक या दो बार तो जीत सकते हैं, मगर ये पॉसिबल नहीं कि इसकी मदद से आप अरबपति बन जाए। या फिर आप ये कहेंगे कि स्टॉक मार्केट से जो लोग अमीर बने हैं वो लोग किस्मत से अमीर बने हैं, लेकिन किस्मत भी आपका सिर्फ एक या दो बार ही साथ देती है। लेकिन स्टॉक इन्वेस्टर पिछले कई दशकों से स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे हैं, इसलिए इसकी कहानी कुछ और ही है। दूसरी तरफ एक रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लॉस ही खाता है। अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर टर्म उनके लिए यूज किया जाता है जो कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या फिर उनके पास कमाई का कोई और जरिया होता है और वो अपना कुछ सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें ही रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। और आपको ये समझना होगा कि क्यों ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में गवा देते हैं और वही अरबपति स्टॉक मार्केट से और भी अमीर बनते जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में लॉस से बचने के लिए आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आपका पैसा आपके लिए क्या मैटर करता है। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए एक स्टोरी जानते हैं। एक रोहित नाम का लड़का था जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता था और उसने अब तक 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में गवा दिए थे और उसने 5 महीनों में 10 अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी अपनाकर देख लिए, लेकिन उसके बाद भी उसे लॉस ही होता रहा। पर ऐसा क्यों? चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। तो लगभग 4 साल पहले रोहित को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे बस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का शौक था क्योंकि उसका एक दोस्त था जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया करता था और उसी को देखकर रोहित भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। तो रोहित के दोस्त ने उसकी थोड़ी हेल्प की, लेकिन रोहित को ज्यादा नॉलेज ना होने के कारण उसने अपने दोस्त को ही अपने तरफ से ट्रेडिंग करने के लिए 1 लाख रुपए दे दिए। शुरुआत में तो उसके दोस्त ने उसकी हेल्प की और न्यूज के बेस पर रोहित के दोस्त ने रोहित को स्टॉक रिकमेंड किया और उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ। और इसके बाद रोहित ने अपने दोस्त को 50,000 रुपए और दे दिए क्योंकि उसे लगता था कि ये तो अच्छा ही है, क्योंकि उसे 20% का प्रॉफिट जो हो चुका था। लेकिन कुछ ही समय बाद रोहित के दोस्त ने उसे स्टॉक रिकमेंड करना बंद कर दिया। तब रोहित को ये एहसास हुआ कि उसका आधा पैसा तो इसी में डूब गया है और एक नए रिटेलर के लिए अपने कैपिटल का 50% हिस्सा गवा देना बहुत ही बड़ी बात होती है। फिर रोहित को पता चला कि मार्केट में किसी कारण मंदी आ गई है और ये हालात जल्दी सही भी नहीं होगा। फिर उसने डर के कारण 50% लॉस एक्सेप्ट करके अपनी सारी होल्डिंग्स बेच दी। पर रोहित ने गलती कहाँ की? तो रोहित ने आंख बंद करके अपने दोस्त पर भरोसा किया था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते उसमें अपना पैसा ना डालें। रोहित को पहले स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए था, सीखना था, जानना था, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना था। हमें किसी के टिप्स या किसी के भरोसे पर स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो वो सबसे पहले अपना ही फायदा देखेगा, उसके बाद आपका। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। रोहित ने पहले लॉस के बाद अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर दिया था। उसने ये सोचा कि ऐसी क्या गलती थी जिससे उसे लॉस हुआ था। 6 महीने बाद रोहित ने बिजनेस न्यूज़पेपर को फॉलो करना चालू कर दिया और इसके साथ ही वो स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरनेट में रिसर्च करना चालू कर दिया और वो यही सब में अपना ज्यादा टाइम देने लगा। और उस वक्त बुल मार्केट का दौर चल रहा था। हर तरफ उसे नए नए स्टॉक की न्यूज मिलते रहते थे कि ये स्टॉक आज 50% बढ़ गया, ये स्टॉक 70% बढ़ गया और भी बहुत कुछ। और कुछ न्यूज वाले बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाले थे, जैसे कि इस बार कुछ नया होने वाला है, कम से कम 2-3 सालों तक ये मार्केट बढ़ता ही रहेगा। और यही सब सुनकर रोहित के मन में भी लालच आ गया और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। और फिर से एक बार उसने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया और इस बार उसका पैसा कमाने का जुनून और बढ़ गया। तो उसने इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सोचा और उसे ये लग रहा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में उसे न्यूज से फ्री में टिप्स मिल जाती है और इंट्राडे ट्रेडिंग में उसे 10 गुना ज्यादा मार्जिन भी मिल रहा था। इससे वो और ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने लगा। 10 गुना मार्जिन मतलब कि
अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप अपने कैपिटल का 10 गुना ज्यादा तक की वैल्यू का ट्रेड कर सकते हो। तब रोहित ने 10,000 रुपए डाले और 10 गुना मार्जिन की मदद से वो रोज 1 लाख रुपए का ट्रेड करता था। कुछ दिन उसे टिप्स से, न्यूज से प्रॉफिट भी होने लगा, लेकिन उसके सिर्फ 2 लॉस की वजह से उसका सारा प्रॉफिट मिट्टी में मिल गया। ये रोहित के लिए बड़ी मुसीबत था, क्योंकि उसे फायदे के मुकाबले नुकसान ज्यादा हो रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो गलती कहाँ कर रहा है। 4 महीने के बाद उसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस किया। तब उसने देखा कि वो 20% के नुकसान में है। और आश्चर्य वाली बात ये थी कि रोहित ने 100 में से 70 ट्रेड में प्रॉफिट कमाया था, उसके बाद भी वो लॉस में था। तब उसने रियलाइज किया कि जो ट्रेड उसका सक्सेसफुल हो रहा था उसमें वो जल्दी प्रॉफिट बुक कर रहा था, और जिस ट्रेड में उसे लॉस हो रहा था वहां पर वो अपने लॉस को होल्ड कर रहा था। तो दोस्तों, इस लेसन में हमें यही सीखने को मिलता है कि आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को सही रखना चाहिए। जैसे कि किसी एक ट्रेड में आपने 100 रुपए का रिस्क लिया है तो उसके अगेंस्ट आपका रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। जैसे 100 रुपए के रिस्क में आपका 200 का प्रॉफिट होना चाहिए, उससे पहले आपको नहीं निकलना है। ऐसे में एंड ऑफ द मंथ अगर आपके 100 में से 50 ट्रेड लॉस में भी रहते हैं तब भी आप लास्ट में प्रॉफिटेबल ही रहोगे, क्योंकि जहां पर आप गवा रहे हो तो सिर्फ 100 रुपए, लेकिन जब आप कमा रहे हो तब 200 रुपए कमा रहे हो। चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी लॉस के बाद रोहित ने सबक सीख लिया था। वो फिर से अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था। वो फिर और भी नॉलेज इकट्ठा करने लगा और अब उसे यकीन था कि वो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे बनाकर ही रहेगा। लेकिन अब उसकी दिक्कत ये थी कि इसके पास लिमिटेड फंड ही बचा था। तो इस पैसे को उसने कुछ जाने माने स्टॉक्स में डाल दिया और लगभग 10 महीने के बाद उसके पोर्टफोलियो में 20% प्रॉफिट दिखाने लगा। और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसने करीब 5 लाख रुपए जमा कर लिए थे। और फिर इसी समय उसके सामने एक लालच वाला ऑफर सामने आया। ये ऑफर था स्टॉक के बदले लोन। इसमें कोई भी अपने स्टॉक को गिरवी रखकर लोन ले सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपने अपने लोन की EMI पे नहीं की तो बैंक आपके स्टॉक को बेचकर अपनी भरपाई कर सकता है। तो रोहित ने इतना नहीं सोचा और उसे लगा कि मुझे 20% रिटर्न तो मिल ही रहा है और बैंक को मुझे 12% ही चुकाना है। तो यही सोचकर रोहित ने अपने सारे स्टॉक्स को गिरवी रखकर लोन ले लिया। इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता रहा तब तक रोहित खुश था और वो ये सोच रहा था कि उसकी इन्वेस्टमेंट जल्दी जल्दी बढ़ रही है। शेयर में हर दिन बढ़ते वैल्यू के साथ बैंक भी उसे और लोन देने के लिए तैयार था और रोहित इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। हालांकि ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। अचानक ही स्टॉक मार्केट में मंदी आ गई और सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही रोहित के पोर्टफोलियो की वैल्यू 20% गिर गई और बैंक से भी प्रेशर आने लगा किस्त भरने का। रोहित ने 10 दिन और इंतजार किया, लेकिन 10 दिनों में मार्केट और गिरता गया। तब रोहित की मुसीबत और बढ़ने लगी और तब उसने अपने इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट बेचकर बैंक का किस्त चुकाया। लेकिन ये मंदी का दौर था और हर दिन मार्केट गिरते ही जा रहा था और इसके साथ ही टीवी पर भी उसे नेगेटिव न्यूज ही दिख रहे थे। तो बैंक के किस्त और न्यूज के डर के कारण रोहित ने अपने सारे होल्डिंग्स बेच दिए और फिर से आखिर में उसे 25% का लॉस झेलना पड़ा। जहां पर वो 2 महीने पहले अच्छी पोजीशन पर था, वही सिर्फ 20 दिनों में वो फिर से वैसा ही हो गया। तो इस लेसन में हमने यही सीखा, तो कभी भी लोन लेकर या किसी से उधार मांगकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। चलते हैं फिर से स्टोरी पर। तो रोहित के सर से पानी ऊपर जा चुका था। 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद रोहित अब प्रोफेशनली पेड टिप्स लेने लगा। रोहित ने कुछ लोगों को फाइंड आउट किया और उन सभी ने 90% सक्सेस रेट देने का दावा किया। रोहित बहुत ही टेंशन में था और कंफ्यूज था, इसलिए उसने 10 दिन के फ्री ट्रायल को ले लिया। इसके बाद रोहित को कई कॉल्स आने लगे और उसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने को कहा गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें आप मार्केट के गिरने पर भी पैसा कमा सकते हो। रोहित को ये कुछ नया लगने लगा, क्योंकि उसे अभी तक मार्केट के गिरने पर ही लॉस हुआ था, लेकिन अब उसके पास कुछ नया आ गया था, जिससे वो ये सोच रहा था कि अब मार्केट क्रैश हो जाए फिर भी मैं पैसा कमाऊंगा। तो यही सब सोच के उसने पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया। लेकिन रोहित की दिक्कत ये थी कि इस सब्सक्रिप्शन की फीस बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन जैसे तैसे उसने पैसे चुकाए और फ्यूचर एंड ऑप्शन में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट करने के एक ही दिन में उसे 50% का प्रॉफिट होने लगा और ये देख रोहित हैरान हो गया। वो सोच रहा था कि एक दिन में मेरा कैपिटल 50% बढ़ गया तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड करूंगा। लेकिन अगले ही दिन उसे 90% का लॉस भी हो गया और एक बार फिर से रोहित परेशानी में चले गया। तो इस लेसन से हमें यही सीख मिलता है कि कोई भी बिगिनर हो तो उसे कभी भी नई चीजों में सीधा नहीं घुसना चाहिए, खासकर ऐसे जगहों पर जहाँ रिस्क बहुत ज्यादा हो। बेशक फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका पैसा एक दिन में डबल हो जाता है, लेकिन इसके अगेंस्ट एक दिन में ये आपका कैपिटल खत्म भी कर सकता है। और नए लोग जिन्हें फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जानकारी ना हो, वो लालच में आकर इसमें इन्वेस्ट ना करे तो ही सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप लाइक ज्यादा करते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।